नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे आई.ए. रिचर्ड्स को। रिचर्ड्स ने 3 सिद्धांत दिए थे, जिनमें पहला है मूल्य का सिद्धांत, दूसरा संप्रेषण का सिद्धांत और तीसरा काव्य भाषा का सिद्धांत है। जो मूल्य का सिद्धांत और संप्रेषण का सिद्धांत है, इनको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे काव्य भाषा सिद्धांत। रिचर्ड्स का जो काव्य भाषा सिद्धांत है, इसको थ्योरी ऑफ पोएट्री लैंग्वेज भी कहा जाता है। काव्य की अनुभूतियों का संप्रेषण भाषा के माध्यम से होता है। देखिए, रिचर्ड्स जो हैं वो कहते हैं कि काव्य की अनुभूतियों का संप्रेषण किसके माध्यम से होता है? भाषा के माध्यम से होता है। इसलिए काव्य भाषा ऐसी हो जिससे संप्रेषण संभव हो सके। हमारी काव्य भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें संप्रेषण करने में आसानी हो। रिचर्ड्स ने काव्य भाषा प्रयोगों पर विचार कर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रिचर्ड्स ने काव्य भाषा प्रयोग के 2 भेद किए हैं। काफ़ी बार एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है कि रिचर्ड्स ने काव्य भाषा प्रयोग के कितने भेद माने हैं। तो कितने माने हैं? 2 भेद माने हैं। कौन कौन से हैं? पहला है तथ्यात्मक और दूसरा है रागात्मक। तथ्यात्मक इसको वैज्ञानिक, निर्देशात्मक और सूचनात्मक भी कह सकते हैं। और जो दूसरा रागात्मक है, इसमें भावों का उद्बोधन होता है। तथ्यात्मक भाषा प्रयोग। वैज्ञानिकों और दार्शनिकों द्वारा तथ्यात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तथ्यात्मक भाषा का प्रयोग किनके द्वारा किया जाता है? वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के द्वारा। उनकी भाषा से किसी तथ्य की सूचना मिलती है, उसका यथार्थ बोध होता है। अब जो वैज्ञानिक और दार्शनिक किसी तथ्य की खोज करते हैं, तो वो कैसी होती है? यथार्थ होती है। रागात्मक भाषा प्रयोग। इसका प्रयोग कविता की भाषा में किया जाता है। रागात्मक भाषा का प्रयोग किस में किया जाता है? कविता की भाषा में किया जाता है। कवि वैज्ञानिक की भांति तथ्य की खोज नहीं करता। कवि जो होता है वो वैज्ञानिक की तरह तथ्य की खोज नहीं करता है, क्योंकि वैज्ञानिक जो होते हैं वो किसी न किसी तथ्य की खोज करते हैं। वह तो विशिष्ट चित्तवृत्तियों और रागात्मक अवस्थाओं का सृजन करता है। कवि जो होता है वो चित्तवृत्तियाँ या मन की जो आवृत्तियाँ हैं, आवेग हैं और जो रागात्मक अवस्था है, उनका क्या करता है? सृजन करता है, निर्माण करता है। भाषा को वह ऐसे प्रतीकों का समूह मानते हैं जो श्रोता अथवा पाठक के मन में लेखक के मन के अनुरूप भाव उत्पन्न करते हैं। इस तरह भाषा का प्रतीकत्व वक्ता और श्रोता के बीच एक अखंड मानसिक व्यापार का सूत्रपात करता है। रिचर्ड्स ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में बताया है कि भाषा में सामान्यतः 4 बातें निहित रहती है। रिचर्ड्स का ग्रंथ है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। उसमें उन्होंने कहा है कि भाषा में 4 बातों का होना आवश्यक है, जिनमें पहली है वाच्यार्थ। इसको क्या कह सकते हैं अपन? अभिधार्थ भी कह सकते हैं। दूसरा है भाव, फीलिंग, और तीसरी है वाणीगत चेष्टा, और चौथी है अभिप्राय या इंटेंशन। वाच्यार्थ, जिसको अपन सेंस भी कहते हैं, यह वस्तु स्थिति से परिचित कराने वाली शक्ति है। या इस तरह कह सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं सीधा वही। इस समय मैं जैसा आपको समझा रही हूँ वैसा ही आप समझ रहे हैं, तो क्या है? वाच्यार्थ या अभिधार्थ है ये। भाव, फीलिंग, कवि की वह भावना जिसको वह शब्दों के प्रयोग से व्यक्त करना चाहता है। वाणीगत चेष्टा, ध्वनि, लहजा या टोन भी कह सकते हैं इसको। वाणीगत चेष्टा या टोन के माध्यम से लेखक का श्रोता या पाठक के प्रति दृष्टिकोण प्रकट होता है। भाषा में टोन का विशेष महत्व होता है, जिसका आधार संबंध न होकर क्या होती है? भाव दशा है। अब देखिए, क्रोध की दशा में हमारा टोन जिस प्रकार का होता है, वैसा प्रेम की दशा में नहीं होता है। चौथा है अभिप्राय या इंटेंशन। इसके द्वारा कवि अपना अभिप्राय व्यक्त करता है। सामान्यतः कोई व्यक्ति किसी प्रयोजन से ही कुछ कहता है, अतः अभिप्राय का भाषा से महत्वपूर्ण संबंध है। भाषा से सामान्यतः उपयुक्त 4 प्रकार के अर्थ सूचित होते हैं। विज्ञान में वाच्यार्थ का अधिक महत्व होता है।
विज्ञान में वाच्यार्थ को अधिक महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें तथ्य की खोज होती है। तो काव्य में भाव को अधिक महत्व दिया जाता है और काव्य जो होता है, कविता जो होती है, उसमें भाव को अधिक महत्व दिया जाता है। कविता विचारों की अभिव्यक्ति के लिए नहीं अपितु भावों के प्रभाव के लिए होती है। कविता जो होती है वो विचारों की अभिव्यक्ति के लिए नहीं अपितु किसके, भावों के प्रभाव के लिए होती है। कविता के लिए रिचर्ड्स ने लय और छंद को आवश्यक माना है। रिचर्ड्स का मानना है कि कविता में लय और छंद का होना आवश्यक है। उनके अनुसार लय केवल ध्वनियों की अवस्था नहीं है, उनमें गंभीर भावनाएं और शब्दों के अर्थ भी नियोजित रहते हैं। छंद में लय अधिक नियमित होकर प्रकट होती है। उसके बंधे हुए नियम प्राचीन काल से चले आए हैं और लोग उन्हीं को मानदंड मानकर कविता का मूल्यांकन करते हैं। रिचर्ड्स का मानना है कि जिस भाषा में रूपकों का प्रयोग किया जाता है वह उच्च स्तर की होती है। रिचर्ड्स का ये भी मानना है कि जिस भाषा में रूपकों का प्रयोग होगा वह क्या होगी, उच्च स्तर की भाषा होगी। भाषा में श्लेष प्रयोग का महत्व है। श्लेष के प्रयोग के द्वारा काव्य भाषा को अधिक अभिव्यंजनापूर्ण बनाया जा सकता है। रिचर्ड्स का कहना है कि श्लेष के प्रयोग के द्वारा काव्य भाषा को क्या बनाया जा सकता है, अधिकाधिक अभिव्यंजनापूर्ण बनाया जा सकता है। अर्थ और भाव के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए रिचर्ड्स ने उसके 3 रूप स्वीकार किए हैं। कितने रूप स्वीकार किए हैं? 3 रूप स्वीकार किए हैं, जिनमें पहला है जहां अर्थ ही भाव का बोधक है, दूसरा है जहां अर्थ भाव की अनुभूति का सूचक हो, और तीसरा है जहां प्रसंग विशेष के कारण अर्थ विभिन्न भावों का सूचक हो। इस तरह रिचर्ड्स ने अर्थ और भाव के संबंध को स्पष्ट करते हुए उसके 3 रूप स्वीकार किए हैं। काव्य भाषा प्रेषण की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए रिचर्ड्स ने उसे 6 भागों में विभक्त किया है। तो जिनमें पहला है मुद्रित शब्दों का नेत्रों के माध्यम से ग्रहण, दूसरा नेत्रों द्वारा प्राप्त संवेदनाओं से संबंधित बिंबों का ग्रहण, तीसरा है स्वतंत्र बिंबों का ग्रहण, चौथा विभिन्न वस्तुओं का बोध, और पांचवा भाषानुभूति, छठा है दृष्टिकोण से सामंजस्य। देखिए, सर्वप्रथम तो हम जब किसी काव्य को पढ़ते हैं और काव्य को पढ़ने से शब्दों और उसकी स्पष्टता और शुद्धता का बोध होता है। शब्दों की जो स्पष्टता है उसका और उसकी शुद्धता का बोध होता है, जिसे हम किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं? नेत्रों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। उसके बाद उन शब्दों से पाठक के मन में बिंब बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो रिचर्ड्स ने भी यही बताया है कि किसी कविता को पढ़कर 2 पाठकों के मन में एक जैसे बिंब उत्पन्न नहीं होंगे। तो सभी पाठकों के मन में अलग अलग बिंब बनेंगे, तो बिंब क्या होंगे? बिंब स्वतंत्र होंगे। इसलिए काव्य में मूर्त विधान को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। शब्दों में अर्थबोध और बिंब ग्रहण से हमें काव्यार्थ का बोध होता है, भाषा की अनुभूति होती है, और इस बोध से भावात्मक दृष्टिकोण की अनुभूति होती है और दृष्टिकोण से सामंजस्य बना रहता है। देखते हैं निष्कर्ष। इस सिद्धांत को रिचर्ड्स के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है। रिचर्ड्स का जो काव्य भाषा सिद्धांत है, इसको एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। इस सिद्धांत के पीछे रिचर्ड्स का कविता की भाषिक संरचना मतलब आपसी जुड़ाव, जो भाषा के संरचना के बारे में कवि ने बताया है कि उसके जो कविता की भाषा में क्या होनी चाहिए, 4 बातें निहित होना समाहित है। जैसे पहली उन्होंने बताई थी कि वाच्यार्थ का होना आवश्यक है, भाव होना आवश्यक है, वाणिज्यिक चेष्टा का होना आवश्यक है और अभिप्राय होना आवश्यक है, और उसके 3 रूप भी स्वीकार किए हैं। तो इस तरह से रिचर्ड्स ने कविता की भाषिक संरचना को विशिष्ट संदर्भ में देखा है। भाषा और कला का अटूट संबंध इस सिद्धांत की विशिष्ट देन है। अटूट संबंध मतलब आपसी जो जुड़ाव है वो इस सिद्धांत की विशिष्ट देन है। इस सिद्धांत द्वारा कविता में भाषा
के बाह्य साधन मतलब जो लय, तुक, छंद ये सब है वो बाह्य साधन के साथ साथ क्या है, आंतरिक साधन को भी प्रतिष्ठा मिली है। आंतरिक साधन कवि इसमें अर्थ की भी बात करता है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने पढ़ा आई रिचर्ड्स का काव्य भाषा सिद्धांत, और मैं आशा करती हूँ कि ये आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप सभी को पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।